Hello students, I hope you all are fine. In our previous video we had discussed about सोशल डिफरेंस, जिसमें हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी थी कि उस टाइम पीरियड में, यानी किंगशिप का जो टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम पीरियड पे भी सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट करता था। और 4 मेनली कैटेगरीज थी जिसमें सोसाइटी को डिवाइड किया गया था, जिसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। फर्स्ट वन इज़ ब्राह्मण्स, देन क्षत्रियाज, आफ्टर क्षत्रियाज वैश्याज, देन शूद्राज। तो शूद्राज को सबसे लोअर वर्ण माना जाता था और ब्राह्मण्स को सबसे अपर वर्ण्स। हमने इनकी कुछ वर्किंग और इनके फीचर्स के बारे में पढ़ा था। और फिर धर्म सूत्र के हिसाब से एक डिवाइन ऑर्डर के बारे में हमने बात की थी, जिसके बारे में धर्म सूत्र में लिखा गया था। और ये भी बताया गया था कि डिवाइन ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन 4 क्लासेस को, यानी इन 4 कैटेगरीज को एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी के साथ कंपेयर किया गया था, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने डिस्कस किए थे कुछ नॉन क्षत्रिय किंग, कुछ एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, जिसमें मेन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था वो मौर्यंस थे। गौतमी हो गए, ये कुछ ऐसे, गौतमी का जो बेटा था वो, और सतवाहंस हो गए। तो ये कुछ ऐसे किंग्स थे जिन्होंने नॉन क्षत्रिय फैमिलीज़ में बर्थ ना लेकर भी, नॉन क्षत्रिय फैमिलीज़ में बर्थ लेकर बहुत ही अच्छा एम्पायर बनाया था, बहुत ही अच्छा किंगडम उन्होंने अपना चलाया था। जबकि पहले क्या हुआ करता था, सिर्फ क्षत्रियाज के ही जो डिसेंडेंट्स हुआ करते थे वही किंग बना करते थे। फिर हमने डिस्कस किया था सोशल मोबिलिटी एंड जातिज़ के बारे में। मैंने पहले भी बताया था कि जो वर्ड्स होते हैं वो बाय बर्थ डिफ़ाइन किए जाते हैं, लेकिन जो जातिज़ है वो आपके ऑक्यूपेशन के द्वारा डिफ़ाइन की जाती है। तो हमने ये सारा बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। Today we are going to discuss our 3.4 topic, that is on page number 64 in your NCERT book, and the topic name is Beyond the 4 Varnas। इन 4 वर्णास के अलावा, मतलब ये जो धर्म सूत्र में 4 वर्ण डिफाइन किए गए थे, और ये भी कहा गया था कि ये जो 4 धर्म थे ये आपस में कोई भी लिंक नहीं रख सकते। मतलब अगर शूद्राज ने शादी करवानी है तो उनको शूद्राज में ही करानी पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे भी किस्से हुए थे जिसमें इन वर्ण से बाहर जाकर क्या हुआ था, काम किया गया था, यानी इन वर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया था, जिसको ये नाम दिया गया इंटीग्रेशन। मतलब ये आपस में वर्ण जो थे वो जुड़ गए थे, इसलिए इस टॉपिक का नाम दिया गया इंटीग्रेशन। तो हम एग्जांपल्स की बात करेंगे जो आपकी बुक में भी मेंशन किया हुआ है और जिसको अब मैं बताने जा रही हूँ। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो हमें सोर्स 9 से मिल जाता है, और वो एग्जांपल है अब हमारी महाभारत से, जो ग्रेटेस्ट एपिक मानी जाती है इंडियन की। तो वो थी महाभारत। महाभारत में भी क्या हुआ था, वर्ड्स को फॉलो ना करके इंटीग्रेशन हुआ था, और वो एग्जाम्पल है भीम का। आपने भीम सुना होगा। जो पांडव होते हैं दूसरे नंबर पे, यानी सबसे बड़े जो पांडव होते हैं उनको युधिष्ठिर कहा जाता है, देन भीम, देन अर्जुन, और फिर नकुल एंड सहदेव। तो जो भीम होते हैं उन्होंने क्या किया था, एक राक्षसनी के साथ मैरिज करवाई थी। इन्होंने अपनी वाइफ बनाया था एक राक्षस को। तो इन्होंने बियॉन्ड अपने वर्ड्स क्या किया था, शादी करवा ली थी, जो इस बात को बहुत ही ईजिली प्रूव कर देता है कि वहाँ पे वर्ड्स का इंटीग्रेशन किया गया था। और फिर इनके भीम और उस राक्षस की शादी हो गई थी, और फिर इनका एक बेटा हुआ था जिसका नाम था घटोत्कच। आपने सुना होगा, और इस लॉकडाउन पीरियड में आप लोगों ने महाभारत देखी भी होगी। तो जो घटोत्कच था वो भीम और एक राक्षसनी का बेटा था, जिसने महाभारत में बहुत अच्छा रोल निभाया था, जिसने पांडव्स की हेल्प की थी उस वॉर में, उस युद्ध में, जो युद्ध उन्होंने अपने कज़न्स के साथ किया था, कौरव के साथ किया था। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो इन वर्ड्स के इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल बन जाता है। तो ये आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया गया है। आई होप आप इसको रीड कर लेना। और जितना जो सोर्स आपको बताता है वो यही है कि जो पांडव हुआ करते थे भीम, उन्होंने क्या किया था, एक राक्षसनी के साथ शादी की थी, उनको उनके साथ प्यार हो गया था और उनकी शादी हो गई थी। फिर उनका एक बेटा हुआ था घटोत्कच, और उसने पांडवों की लड़ाई में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, जो लड़ाई उनकी कौरवों के अगेंस्ट थी। तो ये बात हमें हमारी ग्रेटेस्ट एपिक महाभारत से पता चली कि वर्णास के इंटीग्रेशन उस टाइम पे किया गया था। और सेकंड जो हम एग्जाम्पल की बात करेंगे वो एग्जाम्पल है एकलव्य। एकलव्य आपने
सुना ही होगा। अगर किसी टीचर की बात करें तो वो हमेशा यही चाहेगा कि उसका जो स्टूडेंट हो वो एकलव्य के जैसा हो। एकलव्य जो था वो निषाद फैमिली से बिलोंग करता था। निषाद एक ऐसी फैमिली होती है जो जंगलों में रहती है। फॉरेस्ट डिवेलर्स होते हैं ये। डिवेलर्स का मतलब वहाँ के निवासी, वहाँ के रहने वाले, तो फॉरेस्ट डिवेलर्स होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया था, एक क्षत्रिय बन के दिखाए थे अपने गुरु को, जो इनके गुरु द्रोणाचार्य थे। और उसके लिए उन्होंने क्या किया था, यानी इस अपना जो थंब था वो अपने गुरु को एज अ गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। तो एकलव्य ने क्या प्रूव किया था कि वो जो कौन सी श्रेणी से बिलोंग करते थे वो थे निषाद, कौन से वर्ण से बिलोंग करते थे निषाद। लेकिन उन्होंने क्या बन के दिखाया था उनको, एक बहुत ही अच्छा क्षत्रिय बन के दिखाया था। इतना अच्छा क्षत्रिय कि वो अर्जुन से भी बहुत आगे चले गए थे। जबकि द्रोणाचार्य ने ये कहा था कि जो अर्जुन है वो उनके सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, अर्जुन जैसा कोई भी नहीं है। लेकिन एकलव्य जो थे वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट प्रूव हुए थे गुरु द्रोणाचार्य के। अगर आपने सोर्स जो इससे रिलेटेड जो सोर्स था अगर नहीं रीड किया तो मैं आपको बता देती हूँ कि उस स्टोरी में क्या था। एकलव्य जो थे वो निषाद फैमिली से बिलोंग करते थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे। और उनमें बाय गॉड गिफ्टेड हम कह सकें कि थोड़ी सी स्किल्स थी हंटिंग की। तो उन्होंने देखा कि जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो अपने शिष्यों को सिखा रहे होते हैं, शिक्षा दे रहे होते हैं। उन्होंने एकलव्य को मना कर देते हैं क्योंकि वो सिर्फ क्षत्रियास को ही शिक्षा देते थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो इनके स्टूडेंट हैं यानी अर्जुन जो हैं वो बेस्ट क्षत्रिय है, सबसे टैलेंटेड क्षत्रिय है और उस अर्जुन जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन जो एकलव्य था उसने क्या किया था, मिट्टी से अपने गुरु द्रोणाचार्य का स्टैचू बनाया, उनकी पूजा की और फिर अपनी जो हंटिंग की प्रैक्टिस थी वो कंटिन्यू की। और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तीरंदाज बन गए थे। और जब एक द्रोणाचार्य को इस बारे में पता चला कि एकलव्य बहुत ही अच्छे तीरंदाज बन गए हैं और वो अर्जुन से भी अच्छे हैं, तो उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए कि अर्जुन ही इस दुनिया का सबसे अच्छा तीरंदाज है या एक बहुत ही अच्छा शिष्य है, तो उन्होंने एकलव्य से ये कहा कि तुमने मेरी स्टैचू की पूजा करके मेरे से शिक्षा पाई है तो मुझे तुम्हें बदले में क्या देना पड़ेगा, गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी, तुम्हें अपना थंब देना पड़ेगा। उन्होंने अंगूठा काट के दे दिया था ताकि जो उनका जो टैलेंट था वो ख़त्म हो जाए। और जो गुरु द्रोणाचार्य की बात थी कि अर्जुन ही उनका बेस्ट स्टूडेंट है, वो बात प्रूव हो जाए। तो ये एकलव्य की कहानी थी जो आपको सोर्स में दे रखी है। तो एकलव्य ने भी प्रूव किया था कि वहाँ इंटीग्रेशन हुआ था वर्ण्स का, यानी वो निषाद फैमिली के होके उन्होंने क्षत्रिय बनकर दिखाया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 4 वर्न्स। और एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है कि कुछ लोग क्या हुआ करते थे, वहाँ पे नॉन संस्कृत बोलने वाले लोग हुआ करते थे। मतलब ऐसे लोग, सम पीपल डिडंट स्पीक संस्कृत लैंग्वेज, तो उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें मेलाचस कहा जाता था। मैंने पहले भी बताया था ये बात। तो मेलाचस को कैसे देखा जाता था उस टाइम पीरियड में, मेलाचस को उस टाइम पीरियड में सबसे नीचे देखा जाता था, यानी उन्हें लुक डाउन अपॉन। इन 4 कैटेगरी के अलावा एक और कैटेगरी हुआ करती थी उन लोगों की जो संस्कृत नहीं बोलते थे, जिन्हें मेलाचस कहा जाता था। और उन्हें बहुत ही नीची तरीके से देखा जाता, डाउन अपॉन यानी क्या कह सकते हैं, लोअर किस्म का देखा जाता था। उन्हें उनके कोई भी आइडियाज़ बिलीव्स को शेयर नहीं किया जाता था लोगों में, यानी वो अपनी सोसाइटी में इंक्लूड ही नहीं करते थे ये जो 4 वर्ण हुआ करते थे। तो यहाँ आ गई बात बियॉन्ड द 4 वर्ण। 4 वर्ण्स के अलावा भी एक कैटेगरी वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी जिसे हम मेलाचस के नाम से जानेंगे। और हमने ये बात भी की कि इन वर्णाज में इंटीग्रेशन भी हुआ था। तो इंटीग्रेशन के जो एग्जाम्पल रहेंगे वो महाभारत का रहेगा और एकलव्य का रहेगा, और बियॉन्ड द 4 वर्ण्स में जो एग्जाम्पल रहेगा वो मेलाचस का रहेगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है। हमारा टॉपिक था बियॉन्ड द 4 वर्ण्स। बियॉन्ड द 4 वर्ण्स मतलब इन 4 वर्ण्स के अलावा भी उस टाइम पे सोसाइटी में एक और क्लास एग्जिस्ट करती थी जिसे मेलाचस की क्लास कहा जाता था, जो नॉन संस्कृत पीपल हुआ करते थे, यानी संस्कृत लैंग्वेज यूज़ नहीं करते थे और इन्हें मेलाचस कहा जाता था। इन्हें इन 4 वर्ण्स में इंक्लूड नहीं किया जाता था, इन्हें बहुत ही
डाउन अपॉन ही समझा जाता था, इन्हें बहुत नीचा गिरा हुआ समझा जाता था, इस तरीके से देखा जाता था। तो ये बात हो गई बियॉन्ड द 4 वर्ड्स। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब इन वर्ड्स में आपस में इंटीग्रेशन हुआ था, ये वर्ण आपस में जुड़ गए थे। अब भीम जो थे वो बहुत ही क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक राक्षसनी से क्या किया था, शादी कर ली थी, और उनका एक बेटा हुआ था घटोत्कच, जिन्होंने इन क्षत्रियास को हेल्प की थी इनके युद्ध में, जो इनका युद्ध अपने कज़न्स के साथ हुआ था, कौरवों के साथ हुआ था। आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा पता है, महाभारत सबको ही पता होता है। और जो राक्षसनी का नाम था वो था हिडिंबा, ठीक है। और सेकंड हमने एग्जाम्पल बात किया एकलव्य के बारे में, वो एक निषाद फैमिली से बिलोंग करते थे, फिर भी उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय प्रूव किया था, बहुत अच्छा क्षत्रिय प्रूव करा था। तो ये कुछ बातें थी जो आपके 3.4 टॉपिक से रिलेटेड थी। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ 3.5 बियॉन्ड द 4 वर्ड सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज़ बियॉन्ड द 4 वर्ड्स, यानी इन 4 वर्ड्स के अलावा। सबऑर्डिनेशन जो वर्ड है वो सबऑर्डिनेट से बना है। सबऑर्डिनेट होता है कोई किसी के अंडर रह के काम करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में डिफरेंस। सुपीरियर वो होता है जो आपका हेड होगा, और सबऑर्डिनेट वो होगा जो आपका आपके अंडर रह के, यानी आपकी सुपरविज़न में काम करेगा, वो आपका सबऑर्डिनेट होगा। अगर आप किसी की सुपरविज़न में काम कर रहे हैं तो वो आपका सुपीरियर कहलाएगा। तो इस वर्ड्स के अलावा भी एक सबऑर्डिनेशन हुआ करती थी, यानी इन जातियों के, इन वर्ड्स के अलावा एक और वर्ण आया करता था जो इनसे नीचे रहा करता था, इनसे नीचे लेवल का था, लो क्लास का था, और वो जो क्लास डिफाइन की गई थी उन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अनटचेबल्स कहा जाता था। इन्हें सोसाइटी से बिल्कुल एक्सक्लूडेड कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? एक्सक्लूडेड कर दिया गया था। इनके लिए जो सोसाइटी में रूल्स थे वो काफ़ी क्रूअल थे, हार्श थे, और इन्हें पोल्यूटेड पीपल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पोल्यूटेड पीपल कहा जाता है, यानी पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, और ये पॉल्यूटेड पीपल थे जो पूरी सोसाइटी को ख़राब कर रहे थे। उस टाइम पे ऐसा माना जाता था। जो अनटचेबल्स हैं वो सोसाइटी के लिए पोल्यूटेड या इम्प्योर पीपल्स माने जाते थे। तो इन्हें जो नाम दिया गया था वो नाम था चांडाल्स। क्या नाम था? चांडाल्स। इन्हें चांडाल्स कहा जाता था, और इन्हें गांव से, यानी जो एम्पायर हुआ करता था उससे एक्सक्लूड कर लिया गया था, और इन्हें पोल्यूटिंग ही कहा जाता, पोल्यूटेंट्स ही कहा जाता था, पोल्यूटेड या इम्प्योर पीपल ही कहा जाता था। इन्हें अनटचेबल्स भी कहा जाता था। ये आउटसाइड द विलेजेस रहते थे। मेनली जो ये वर्क किया करते थे वो क्या करते थे? डिस्पोजल ऑफ डेड्स, यानी ऐसे लोग जो मर जाते थे, जिनका कोई परिवार नहीं होता था, जिनकी कोई फैमिली नहीं होती थी, जिनके कोई रिलेटिव्स नहीं होते थे, उनको डिस्पोज करने का काम जो करते थे वो ये लोग करते थे, यानी डेड हु डिडंट हैव फैमिली एंड रिलेटिव्स। तो ये चांडाल का काम हुआ करता था कि ऐसी डेड बॉडीज़ के वो फ्यूनरल प्रोसेस को किया करते थे, डिस्पोज ऑफ किया करते थे, जिन डेड बॉडीज़ के ना तो कोई फैमिली रिलेशन हुआ करते थे, ना कोई रिलेटिव्स हुआ करते थे, ना कोई फ्रेंड सर्कल हुआ करता था। तो इन चांडाल्स को एक और नाम भी दिया गया था, दैट इज़ एग्जीक्यूशनर्स। एग्जीक्यूशनर्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। और ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्लीज़ इसे हाईलाइट कर लेना। और इन्हें साथ ही साथ स्क्वेंजर्स भी कहा जाता था। स्क्वेंजर्स, अगर हम बर्ड्स के हिसाब से देखें या एनिमल के हिसाब से देखें तो ये एक ऐसा एनिमल या बर्ड होता था जो डेड बॉडी को डिस्पोज करता था, यानी डेड बॉडी को वो खा लेता था, यानी उसको लैंड से ख़त्म कर देता था, डिस्ट्रॉय कर देता था। उसे स्क्वेंजर्स कहा जाता था। और अगर हम एक ह्यूमन बीइंग की बात करें, स्क्वेंजर्स कौन होता है? जो सोसाइटी के डस्ट को रिमूव करता है, उसे स्क्वेंजर्स कहा जाता है। तो चांडाल्स को एग्जीक्यूशनर्स और स्क्वेंजर्स दोनों के नाम से जाना जाता था। एक बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे, चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क। कौन हुआ करते थे? चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे, जिनका नाम था फाशियान। फाशियान नाम के एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे, और ये 5th सेंचुरी में हुआ करते थे।
कौन सी सेंचुरी में, 5th सेंचुरी में हुआ करते थे। इन्होंने कहा था, इन्होंने रोट किया था, यानी इन्होंने राइट किया था, इन्होंने बताया था कि जो अनटचेबल्स थे ना, अगर उन्होंने अनटचेबल्स जो थे, अगर उन्होंने विलेज में एंटर करना है, विलेज में एंटर करना है तो उन्हें कुछ ना कुछ साउंड प्रोवाइड करवानी होगी। तो मेनली जो वो साउंड्स क्या करते थे, दे क्लैप्ड वाइल एंटरिंग इन अ विलेज, ताकि जो आसपास के लोग हुआ करते थे या ये 4 वर्ण के लोग हुआ करते थे वो पहले से ही समझ जाएं कि अनटचेबल्स आ रहे हैं और उन्होंने अपने घर के अंदर चले जाना है। क्योंकि उस टाइम माना जाता था कि अगर कोई इन अनटचेबल्स को देख लेता है या छू लेता है, इनसे बात कर लेता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा, वो भी सोसाइटी के लिए ख़राब हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। तो अनटचेबल्स क्या करते थे, विलेज में आने से पहले क्लैपिंग वगैरह या कोई और ऐसी साउंड निकाला करते थे जिनसे वहाँ उनकी एंट्रिंग का पता चल जाए। तो ये बात जो कि चाइनीज़ बुद्धिस्ट मोंग फाजियान ने अपनी बुक्स में या इनके जो टेक्स्ट हुआ करते थे उसमें ये बात उन्होंने बताई थी। एक और चाइनीज़ पिलग्रिम है जिनका नाम है जुआन जेंग। ये 7th सेंचुरी के दौरान हुआ करते थे। इन्होंने ये कहा कि जो अनटचेबल्स थे ना वो एग्जीक्यूशनर्स थे, यानी फ्यूनरल डिस्पोज ऑफ करते थे डेड बॉडीज़ का या फ्यूनरल प्रोसेस किया करते थे ऐसे लोगों का जिनके कोई रिलेटिव्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, और इन्हें स्क्वेंजर्स भी कहा गया था। और ये आउटसाइड द सिटी या विलेज ही रहते थे, यानी इन्हें विलेज और सिटी के अंदर रहने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। ये जो चांडाल्स हुआ करते थे, और इन्हें मेनली रात के टाइम ड्यूरिंग नाइट विलेज और सिटीज़ में एंटर करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये कुछ बातें थी जो चाइनीज़ पिलग्रिम जुआन जेंग ने बताई थी अपनी स्क्रिप्ट्स में या अपने टेक्स्ट में। तो ये कुछ चांडाल्स के बारे में बातें थी। आज जो हमारा टॉपिक था वो था चांडाल्स के बारे में, यानी जो ऐसी कैटेगरी जो इन 4 वर्ड्स में नहीं आती, जिन्हें हम अनटचेबल्स भी कहते हैं, और ये डेड बॉडीज़ को डिस्पोज ऑफ करते हैं। कुछ ऐसी हमने बातें डिस्कस की, और हमने इससे पहले जो टॉपिक डिस्कस किया वो कुछ एक्सेप्शंस थे, यानी कुछ इंटीग्रेशन थे जो इन 4 वर्ड्स में हुआ, और एक और कैटेगरी भी हुआ करती थी जो इन 4 वर्ड्स के अंदर इंक्लूड नहीं थी, मलेचस की कैटेगरी, जो नॉन सांस्कृतिक पीपल हुआ करते थे। तो बहुत ही ईजी टॉपिक है आपकी बुक का, और आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये टॉपिक जो है वो आपके 64 पेज टू 66 पेज कवर हो जाते हैं। प्लीज़ इसे रीड आउट कर लेना, अपने नोट्स बना लेना, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दिस, otherwise don't forget to pray. See you in next video. Take care. Bye.